नमस्कार बच्चों, मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ समास। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपको क्लास 9th और 10th दोनों में ही उपयोगी है। तो चलिए हम समास की परिभाषा के बारे में जानते हैं, यह समास क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक पद अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिलते हैं, उनके इसी संक्षिप्त रूप को समास कहते हैं। जैसे वन को गमन, इसको वन गमन संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। रात और दिन, रात दिन संक्षिप्त रूप में लिखा गया है। समास की विशेषताएं, इसके माध्यम से बात को संक्षिप्त में लिखा जा सकता है। इसके प्रयोग से भाषा सशक्त, प्रभावपूर्ण व चुस्त हो जाती है, यानी भाषा जो है वो प्रभावशाली हो जाती है। जिस तरह से हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो वो भाषा सुंदर दिखने लगती है, इसी तरह से समासिक शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो भाषा और भी सुंदर दिखाई देने लगती है। पूर्व पद तथा उत्तर पद, चलिए जानते हैं कि पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है। सामासिक प्रक्रिया में मिलाए गए शब्दों में पहले शब्द को पूर्व पद तथा दूसरे शब्द को उत्तर पद कहते हैं। जैसे रात और दिन है, तो रात जो है वो पूर्व पद है, दिन उत्तर पद है। समास विग्रह, चलिए समास विग्रह देखते हैं। समास द्वारा जोड़े गए शब्दों को उनके पूर्व रूप में लाना या शब्दों को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह करना यानी अलग अलग करना, नाम से ही विदित होता है शब्द के अर्थ से। जैसे रात और दिन, समस्त पद समास द्वारा संक्षिप्त शब्द समस्त पद कहलाता है। जैसे रात और दिन से रात दिन बना दिया तो ये संक्षिप्तीकरण हो गया, इसका संक्षिप्त शब्द हो गया। समास के भेद, अगला स्टेप हम लेते हैं, समास के भेद के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठवां द्वंद्व समास। चलिए यहाँ कुछ विशेष बात के बारे में जान लेते हैं कि कुछ विद्वान कर्मधारय तथा द्विगु को तत्पुरुष समास का ही भेद मानते हैं। अतः समास के मुख्य 4 भेद हैं तथा 2 तत्पुरुष समास के भेद हैं। लेकिन यहाँ मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जब आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि समास के कितने भेद हैं, तो हमें यही जवाब देना होता है कि समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। चलिए अव्ययी भाव समास के बारे में पढ़ते हैं। जिस समास का पहला पद अव्यय हो और इसके प्रयोग से समस्त पद ही अव्यय बन जाए, वह अव्ययी भाव समास होता है। इसका पूर्व पद प्रधान होता है। उदाहरण देखते हैं। यथा समय, समय के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, दिन दिन या प्रत्येक दिन, हर दिन भी होता है। नित्य प्रति, नित्य प्रति, घर घर, घर घर या प्रत्येक घर, बेवफा यानी वफा के बिना। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास में पहले पद की विभक्ति का लोप हो तथा दूसरा पद प्रधान हो, वह तत्पुरुष समास होता है। चलिए भेदों के बारे में जानते हैं। कारकों के आधार पर तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष। आपको बता दें कारक तो 8 होते हैं, लेकिन इसमें 6 लिया जाता है। एक तो जो कर्ता कारक होता है और एक संबोधन कारक, इन 2 को इसमें शामिल नहीं किया जाता। बीच वाले जो हैं वो 6 लिए जाते हैं। उस आधार पर पहला है हमारा कर्म तत्पुरुष। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को होती है, इसका लोप होता है। उदाहरण देखते हैं। गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी। जेब को काटने वाला, जेब कट। मरण को प्राप्त होने वाला, मरणासन्न। अब दूसरा है, इसी पे देखते हैं कौन सा, करण तत्पुरुष। इसमें विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है। आपको पता है करण तत्पुरुष, करण कारक जो होता है उसकी विभक्ति होती है से और के द्वारा, इसका लोप हो जाता है। कैसे? हस्त के द्वारा लिखित, तो इसका समस्त पद बनता है हस्त लिखित। श्रम से साध्य, समस्त पद बन रहा है श्रम साध्य, यानी के द्वारा और से का लोप हो गया है। तीसरा है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। इसमें विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। उदाहरण, पाक के लिए शाला यानी पाकशाला, मार्ग के लिए व्यय यानी मार्ग व्यय, सत्य के लिए आग्रह यानी सत्याग्रह। चौथा है हमारा अपादान तत्पुरुष। इसमें से विभक्ति का लोप होता है, लेकिन पृथकता के संदर्भ में। आप जानते हैं पहले से भी कारक आपने पढ़े हुए हैं, वहाँ ये चीज़ स्पष्ट होती है। ऋण से मुक्त,
ऋण मुक्त, धन से हीन, धनहीन, वृक्ष से पतित, वृक्ष पतित। आइए पांचवा है संबंध तत्पुरुष। इसमें कारकीय विभक्ति का, के, की का लोप होता है। उदाहरण, राजा का कुमार, राजकुमार। सभा के पति, सभापति। राजा की कन्या, राजकन्या। 6 नंबर पे आता है हमारा अधिकरण तत्पुरुष। इसमें में, पर का लोप होता है। ये विभक्ति हैं। पद पर आसीन यानी पदासीन। जल में मग्न यानी जलमग्न। नरों में श्रेष्ठ यानी नरश्रेष्ठ। ये चीज़ यहाँ स्पष्ट हो गई है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। तत्पुरुष हो गया पूरा। अब देखते हैं कर्मधारय समास को। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, इनमें उपमान व उपमेय का संबंध होता है, ये कर्मधारय समास होते हैं। उदाहरण देखते हैं। नीलकमल, नीला है जो कमल। मधुहास, मधु है जो हास। खाद्यान्न, खाद्य है जो अन्न। उपमेय उपमान वाले उदाहरण। लौह वक्ष, लोहे जैसा है जो वक्ष। भव सिंधु, भव रूपी सिंधु। मेघ श्याम, मेघ तुल्य है जो श्याम। लौह पुरुष, लोहे जैसा दृढ़ पुरुष। मन मंदिर, मन रूपी मंदिर। ये उदाहरण थोड़ा अलग से दिए हैं, कॉमन है, वो आपको मालूम है। चौथा है द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो तथा समस्त पद समूह या समाहार का बोध कराए, वह द्विगु समास होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। पक्षद्वय, 2 पक्षों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। सतसई, 700 छंदों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। अब हमारा आता है 5 नंबर पे बहुप्रिय समास। जिस समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं होता तथा लक्षणों के आधार पर किसी तीसरे पद की कल्पना करनी पड़े, वह बहुप्रिय समास होता है। जैसे शूलपाणी, शूल त्रिशूल को कहते हैं। शूल है जिसके हाथ में, पाणी हाथ को कहते हैं, मालूम है आपको, अर्थात शिव। षडानन, षड है आनंद जिसके, यानी 6 मुख किसके हैं, कार्तिकेय। चित्रग्रीव, चित्र आता है विचित्र के संदर्भ में। विचित्र है ग्रीवा जिसकी गर्दन विचित्र है, वो कौन, मोर या कबूतर, दोनों के लिए आता है ये। सदाशय, सद है आशय जिसका, अच्छे विचारों वाला व्यक्ति। पद्मनाभ, पद्म है नाभि में जिसके, अर्थात विष्णु। अब हमारा है लास्ट द्वंद्व समास। इसके दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करते समय और तथा या का प्रयोग हो, ये द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व का अर्थ जोड़ा होता है, जोड़ा यानी पेयर। उदाहरण देखते हैं। अन्नाजल, अन्न और जल। चल अचल, चल तथा अचल। हार जीत, हार तथा जीत।